हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का सनशाइन बुक से चैप्टर नंबर 1 गिल्लू। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो हमारा गिल्लू है ना, ये है कौन? देखो, गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा है जिसके बारे में पूरी कहानी है। महादेवी वर्मा जी को गिल्लू जो है वो मिलता है और इन्हें इस पर बहुत दया आती है, प्रेम आता है और इसे अपने घर ले आती हैं। जब घर ले आती हैं तो गिल्लू के साथ इनके जो संबंध हैं वो बहुत मित्रतापूर्ण बन जाते हैं। गिल्लू और इनको आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा सा कनेक्शन फील होता है। एक बार की बात है, महादेवी वर्मा जी जो होती हैं वो मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गिल्लू ढंग से खाता पीता नहीं है और खेलता भी नहीं है ठीक से। यहाँ पर ये दिखाया गया कि जानवर में भी कितनी समझ होती है चीज़ों की। उसके बाद ये दिखाया गया है आपको कि 2 साल बाद गिल्लू की डेथ हो जाती है और महादेवी वर्मा जी ने जहाँ गिल्लू को गाड़ा होगा मृत्यु के बाद, वहाँ पर एक पेड़ लगा है और उस पेड़ पे कली खिली हुई है और उनको ये लग रहा है कि मेरा गिल्लू जो है वो वापस आ गया है। तो मैंने शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई हैं, आप एक एक लाइन से इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोन जूही में आज पीली कली लगी है। ठीक है, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। सोन जूही, सोन जूही तो एक पौधे का नाम ही है। ठीक है, सोन जूही में एक पीली सी कली लगी है। अब देखो नीचे ना आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। जूही मतलब पुष्प का एक प्रकार है जो पीला होता है। सोन जूही जो है वो एक पुष्प का यानी कि एक फूल का प्रकार है जिसमें पीले रंग की कली लगी है। सीधी सी बात है, पेड़ है और उस पर पीले रंग की कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। महादेवी वर्मा जी ने जैसे ही उस पेड़ के ऊपर कली को देखा तो उनको किसकी याद आ गई? उन्हें अपने गिल्लू की। अनायास मतलब होता है अचानक से, तो अचानक ही उन्हें अपना गिल्लू याद आ गया। छोटा सा जीव है, उसका स्मरण, स्मरण मतलब याद आना, जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बैठता था। तो गिल्लू जो है इस लता यानी इस ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे कली आई होगी उसकी सघन, सघन होता है डेंस, बहुत ज़्यादा घनी, उसमें बहुत सारी पत्तियाँ होंगी। हरितिमा मतलब होता है हरियाली, तो उसकी हरियाली में वो चिपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो गिल्लू है ये क्या करता था, छिप छिप कर ब्रांचेस के बीच में बैठ जाता था, पत्तियों के बीच में, और फिर अचानक से जब मुझे देखता था तो क्या करता था, मेरे पर कूद जाता था और मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तब क्या टाइम था कि जब पेड़ के पास आती होंगी तो ब्रांच पे देखती होंगी भाई कोई कली नई खिली तो नहीं है। पर आज उस लघु प्राण की खोज है, लेकिन आज मुझे क्या है, मुझे गिल्लू की खोज है। मैं अपने गिल्लू को ढूंढ रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये मेरा गिल्लू तो नहीं है कली के रूप में, परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तो यहाँ पर अब हमारे जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको लग रहा है कि जो हमारा गिल्लू है अब वो इस सोन जूही की जड़ में, ये जो पेड़ है इसकी जड़ में कहीं मिट्टी होकर मिल गया होगा, डिकम्पोज हो गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, कहती है कौन जाने, मतलब हो सकता है कि इस कली के रूप में ये जो है मुझे चौंकाने के लिए, मुझे सरप्राइज़ करने के लिए ये ऊपर आ गया हो, क्योंकि उनको चौंकाता तो बहुत था, एकदम से ब्रांच में से आ जाता था। ऐसे ही वो कह रही हैं कि कौन जाने मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। अब तुम्हें बताया जा रहा है कि इन्हें गिल्लू कैसे मिला था। ठीक है, वो तो एक पैराग्राफ है कि गिल्लू की डेथ के बाद इन्होंने बगीचे में गई होंगी, वहाँ सोनजू का पौधा देखा होगा, उस पर कली खिली होगी और उनको लगा कि भाई ये उनका गिल्लू तो नहीं, कली के रूप में खिलकर आ गया। अब इन्हें गिल्लू कैसे मिला ये समझो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। तो एक दिन क्या होता है, ये सुबह सुबह, सवेरे मीन्स सुबह का टाइम है, तो अपने कमरे से अपने बरामदे, अपने आंगन में आती हैं और देखती हैं कि 2 कौवे, कौवे का मतलब होता है कौवे, एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल का जैसा खेल खेल रहे हैं। मतलब होता है पकड़ो पकड़ो, छूट, एक दूसरे को टच किया, भागे, पकड़ा, ऐसा कुछ गेम खेल रहे हैं। ये काक भुषुंडी भी विचित्र प्राणी है। काक भुषुंडी मतलब ये कौवे भी, उनको जब ये कौवों को ऐसे खेलते देखती है ना तो उनको लगता है कि यार ये कौवे तो बड़े विचित्र प्राणी हैं। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित, मतलब एक ही साथ तो इनको हम बहुत आदर देते हैं। ठीक है, और एक ही साथ समादरित मतलब आदर देना एक तरीके से, और अनादरित मतलब इनका अनादर करना, इनको इंसल्ट करना, यानी कि अति सम्मानित भी हम इन्हें समाज में करते हैं और अति अपमानित भी करते हैं। कैसे समझो इस बात को? देखो,
जब हमारा पितृपक्ष आता है तो हम क्या कहते हैं पितृपक्ष में कि भैया जो हमारे पूर्वज हैं, किसी के दादा मर गए, दादी मर गई, या उनके माता पिता हुए, है ना, तो हम कहते हैं कि कौवे के रूप में ये हमसे मिलने आए हैं, तो हम उनके लिए खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, उनको खूब खिलाएंगे, तब तो हम उनको बहुत आदर देते हैं, है ना। लेकिन वैसे अगर कौवा हमारे यहाँ आ जाए तो हम कहते हैं उड़ जा, जाए यहाँ से, उसकी गाँव गाँव में अच्छी नहीं लगती, तो इस तरीके से हम उसे अनादरित करते हैं। तो समादरित और अनादरित आई होप समझ में आ गए दोनों वर्ड। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के। हमारे पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए उन्हें काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो अब यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जो हमारे पूर्वज है ना, वो हमसे मिलने गरुड़ के रूप में नहीं आ सकते, वो हमसे मिलने मयूर के रूप में यानी मोर के रूप में नहीं आ सकते, ना हंस के रूप में आ सकते। उन्हें पितृपक्ष में हमसे अगर कुछ पाना है तो काक बन के ही उन्हें अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना मतलब कहीं ना कहीं सामने आना, एक तरीके से तो प्रकट होना, तो वो हमसे काक यानी कोय के रूप में ही मिलने आते हैं क्या, इस तरीके की बात उनके दिमाग में आती है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ यानी कि दूर रहने वाले प्रियजनों यानी कि हमारे प्यारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी अपने आने का मधु संदेश, जब वो आने वाले होते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके आने की अच्छी सी, इसके ककश स्वर में ही देनी पड़ती है। जब आपके घर में कौवा बोलता है छत पे, तो मम्मी क्या बोलती है कि भाई देखो कोई आने वाला है, शायद आज छत पे कौवा बोल रहा है ना, कि कोई मामा आने वाले हैं, चाचा आने वाले हैं, वट एवर लाइक, है ना। तो हम वो करिए कि हमारे दूरस्थ यानी कि दूर रहने वाले प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इसके ककश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी तरफ जो है हम कोई की जो काँव काँव की आवाज़ होती है तो मतलब हमारे कानों को वो बिल्कुल नहीं भाती, हमें वो बिल्कुल आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। आगे देखिए, मेरे काक पुराण के विवेचन का में अचानक बाधा आ पड़ी। अब ये यहाँ कौवे की बारे में बातें कर रही थी, कौवे के बारे में सोच रही थी, उन्होंने कहा काक पुराण मतलब कौवे के बारे में जो मैं पूरी बातें कर रही हूँ उसके विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अचानक ऑब्स्टिकल आया। क्या आया? क्योंकि गमले और दीवार की संधि है। मान लो कि ये दीवार है, यहाँ पर गमला रखा है, तो ये जो जहाँ पर ये जोड़ है ना, ये गमला रखा है, ये जो बीच में जगह है ना यहाँ पर, वहाँ पर क्या हुआ, इनकी दृष्टि जाती है। संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि आके रुक गई, तो इन्होंने देखा दीवार और गमले के बीच में कहीं एक छोटा सा जीव गिरा पड़ा है। निकट जाकर देखा, नहीं पास में जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, और जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। तो उनको लग रहा है कि भाई ये गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, लग रहा है ये अपने घोंसले से गिर गया। अब कोए जैसे सुलभ आहार खोज रहे थे। अब कोए मतलब जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, यानी कोए तो वहीं पर ही होंगे आसपास, तो इसको खाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो उसमें अपना सुलभ आहार, आहार मीन्स खाना, अपना भोजन ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था को हम इसको खा लेते हैं। काक द्वय, काक द्वय का मतलब होता है दो दो जो कौवे होते हैं, कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। कौवे हमें बताया गया था 2 कौवे थे, तो वो 2 कौवों को देख रही थी, तो उन 2 कौवों ने इसके ऊपर भी चोच चोच मार के इसको घायल कर रखा होगा। इसके ऊपर घाव थे। लघु प्राण का मतलब छोटा सा प्राणी जो हमारी गिलहरी का बच्चा है, तो वही उसके लिए बहुत थे, मतलब वही से वो बेचारा इतना घायल हो गया था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक कर पड़ा था, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा था, वो एकदम डरा हुआ सा बैठा हुआ था कि मैं हिलूंगा तो ये लोग मुझे खा जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चेष्ट सा पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट वर्ड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, नीचे दे रखा है बिना किसी हरकत के, राइट। चलो आगे देखते हैं। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। तो यहाँ राइटर को ना, महादेवी वर्मा जी को उनके घर वालों ने समझाया होगा कि भाई देखो उसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कौओं ने से काफ़ी घायल कर दिया है और अब ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उनको ऐसा सलाह दी गई, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले गई। पर महादेवी वर्मा जी जो हैं वो उनका मन नहीं माना। उनको लगा कि नहीं भाई ऐसा तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, तो वो उसको अपने घर ले आई। पता है ये ना जानवरों से बहुत प्रेम करती थी, तो इनके घर में कुत्ते बिल्ली, इन्होंने और भी जीव पाल रखे थे, तो ये इसको भी अपने घर ले आती हैं। ठीक है, आगे देखो। रुई की पतली, अच्छा पहले क्या किया, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर क्योंकि ये जीव घायल होगा तो उसकी बॉडी को इन्होंने क्या किया, थोड़ा साफ किया, उसका रक्त यानी कि उसका खून, उसका जो ब्लड था उसको पोंछा होगा। फिर घाव पे पेंसिलिन नाम का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में से भिगोकर, ऐसा होता है जैसे छोटे बच्चे को भी कई बार पिलाते हैं, तो रुई की पतली सी बत्ती बनाई, उसको भिगोया दूध के अंदर और नन्हे से मुंह में ऐसे दूध डालने का प्रयास किया। पर वो जीव जो था वो मुँह ही नहीं खोल पाया, तो घायल था और वो छोटा भी था, तो वो ना ऐसे दूध साइड से, वो कह रहे दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, ऐसे यहाँ पर से
दूध गिर गया, बच्चा दूध नहीं पी पाया गिलहरी का। कई घंटों के उपचार के उपरांत, अब कई घंटे तक उपचार मतलब उसका इलाज चलता रहा और उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर तक इसका इलाज करते रहे, उपचार चलता रहा। फिर उसके बाद इसके मुंह में जो है पानी की बूंद टपकाई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, अब तीसरे दिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और आश्वस्त हो गया मतलब निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजे होंगे, उससे महादेवी वर्मा जी की उंगलियां इसने पकड़ ली और क्या किया उसने, पंजे से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ इसकी आंखों की तुलना नीले कांच के मोतियों से की गई है। नीले नीले जैसे कांच के मोती होते हैं वैसी उसकी आंखें थी और वो उससे इधर उधर देखने लग गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध होता है मुलायम से, आई थिंक 4 नंबर चिकने से रोए जो थे उसके वो निकल आए, झब्बेदार उसकी पूंछ निकल आए और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लग गई। सब उसको देख के चौंकने लग गए। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दिया। देखो जातिवाचक का मतलब हो गया कि जैसे गिलहरी गिलहरी, सब उसको गिलहरी गिलहरी बोल रहे हो तो हर गिलहरी को गिलहरी बोलते हैं, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो हमने उसे व्यक्तिवाचक का रूप दिया, अर्थात हम सब उसे क्या कहने लगे, हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। व्यक्तिवाचक का मतलब प्रॉपर नाउन होता है, मतलब आप किसी को नाम दे देते हो। मैंने फूल रखने के लिए हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब ध्यान रखना ये कहाँ पर थी, इन्होंने कहाँ पर लटकाया था, इन्होंने क्या किया, एक इनके पास ना टोकरी सी होगी फूलों को रखने की, उस डलिया में इन्होंने रुई बिछाई पहले और फिर उसको क्या किया, डलिया को तार पे लटका दिया खिड़की के पास जाके। वो गिल्लू का घर बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता, ऐसे ऐसे मतलब डलिया को हिला लेता धीरे धीरे और ऐसा झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से, है ना, कांच की नीली नीली आंखें थी उससे, तो कमरे के भीतर देखता यानी अंदर देखता और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। तो उनको लग रहा है कि क्या देखता होगा अंदर बाहर, क्योंकि बता तो सकता नहीं था बिल्लू बोल के, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। सब बहुत चौंक जाते थे गिल्लू को देखकर, क्या कितना समझदार है, कैसे ये काम करता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके चैप्टर में नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो सब घर वाले जो थे चौंक जाते थे उसके कार्यकलाप, उसके कामों को देखकर, उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसके एक अच्छा उपाय खोज निकाला। उसने एक अच्छा उपाय निकाला। अब होता क्या था, महादेवी वर्मा जी जो हैं, क्योंकि वो राइटर थी तो वो लिखने बैठती होंगी। जब वो लिखने बैठती है तो गिल्लू को लगता होगा कि ये मुझे क्यों नहीं देख रही, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रही। तो उन्हें अटेंशन पाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, मतलब उनका अटेंशन पाने के लिए गिल्लू को बहुत तीव्र इच्छा होती कि भैया ये मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे। होता है ना, कई बार बच्चा भी माँ के लिए चाहता है कि माँ उसको देखे इंस्टेड ऑफ अपने ऑफिस के काम को देखे। तो फिर वो क्या करता था, उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया, मतलब उसने एक तरीका निकाल लिया कि मेरी तरफ कैसे अट्रैक्ट होगी। तो उसने क्या किया, वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। तो महादेवी वर्मा जी जहाँ बैठती होंगी उनके पैर पर आता होगा, फिर क्या करता होगा, पैर को टच किया, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, उसी तेजी से उतरता। अब आपके आजू बाजू कहीं पर्दे पर कोई प्राणी चढ़ेगा उतरेगा, आप ध्यान दोगे ना उस पर, आपका ध्यान जाएगा ना। वैसे ही उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो इनको था कि जब तक मैं पकड़ने के लिए खड़ी नहीं होती थी, उठती नहीं थी, तो तब तक ये ऐसे ही दौड़ता रहता था। तभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, मानो एक लिफाफा है तुम्हारा, तो लिफाफे के अंदर वो गिल्लू का ऐसे, गिल्लू तो छोटा सा प्राणी है, तो उसको ऐसे रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे, मतलब ये जो हाथ होते हैं उसके, उसका जो सिर होता है, बस वो जो है सारा बस बाहर रहता था और सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। मतलब बाकी का जो उसका बॉडी है, मान लो कि यहाँ तक उसको बाहर निकाला ऐसे करके, और फिर बाकी का पूरा बॉडी जो है उसके लिफाफे के अंदर ही रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा क्रियाकलाप देखता रहता था। तो क्या होता है, लिफाफे में उसको बिठा रखा है ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे करके वो काफ़ी घंटे तक दीवार के सहारे, उसका लिफाफा रखा होता होगा, तो वो ना देखता रहता था क्या ये काम कर रही है महादेवी जी, है ना, उनका काम देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। जब उसको भूख लगती तो वो साउंड निकालता होगा चिक चिक की, और वो इस तरीके से इन्फॉर्म करता था कि भाई मुझे भूख लग रही है। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो ये चिक 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 करने लगता होगा। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। मानो उसे काजू खाने के लिए दिया, उसको बिस्कुट खाने के लिए दिया, तो ऐसे पंजे से पकड़ा लिफाफे के बाहर और ऐसे कुतरने लग जाता था काजू को, बिस्किट को। फिर क्या होता है, काजू इसका फेवरेट फूड है, बताया जाएगा आपको चैप्टर में, ध्यान रखना, ये बात आएगा इसमें प्रश्न। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया का मतलब हुआ कि भाई बसंत का मौसम आया।
नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में खौले खौले आने लगी। अब नीम चमेली की गंध आने लगी मतलब चमेली का जो पौधा है उस पर फूल खिले होंगे और उसकी जो खुशबू है, क्योंकि बसंत के मौसम में हमारे पुष्प खिलते हैं, तो उसकी खुशबू जो है इनके कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की से जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। अब बाहर की ना गिलहरियां होंगी, वो खिड़की के पास आती होंगी, चिक 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 ऐसे आवाज़ें निकालती होंगी, पता नहीं वो क्या कहने लगती। महादेवी जी कहती हैं, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब महादेवी जी कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भाई देखो, गिल्लू तो जाली के पास खिड़की पे लटका रहता था, तो वो बाहर देखता था, बाहर की गिलहरियाँ चिक चिक करती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ जब उसको मैंने देखा, यार ये कितने उससे बाहर देख रहा है, इसको भी फील होता होगा कि मैं इसको स्वतंत्र कर दूँ। तो उनको लगता है कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसे स्वतंत्र करना आवश्यक है। मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया। अब जाली तो इस तरीके से पूरी की पूरी होगी, तो एक साइड से उन्होंने कीली निकाली और हल्की सी जाली को थोड़ा खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ना ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब इस मार्ग से गिल्लू जब बाहर गया होगा तो उसने मुक्ति की सांस ली, उसको बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियस ही बात है कि वो एक जगह बंद रहता था, एक रूम में ही रहता था, अब उसको बाहर बगीचे में खेलने जाने को मिला तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने मुक्ति की सांस ली, उसने फ्री महसूस किया। इतने छोटे से जीव को घर में पाले कुत्ते बिल्लियाँ से बचाना भी एक समस्या थी, क्योंकि गिल्लू को कोई कुत्ता या बिल्ली खा सकता था। मैंने तुम्हें बताया है कि इन्होंने और भी जीव पाल रखे थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता है। अब इनके कमरे में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते होंगे, बिकॉज शी इज़ अ राइटर। तो क्या था कि इनके कमरे में गिल्लू की डलियाँ लटकी हुई थी, बट इनका कमरा जनरली बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता, अब जब ये कॉलेज से लौटती तो जैसे ही ये कमरा खोलती तो मेरे भीतर जैसे मैंने भीतर पैर रखा, वैसे गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। होता है ना, जैसे बच्चा देखता है मम्मी आई तो फटाफट से जाता है, मम्मी से लिपट जाता है, अंदर चाहे कुछ भी कर रहा हो। तो ऐसे ही गिल्लू बगीचे में खेल तो रहा होगा, लेकिन जैसे ही महादेवी वर्मा जी अपना कमरा खोलती थी, गिल्लू को जाली से दिख जाता होगा कि आ गई, वो फटाक से अंदर आता था, फिर इनके सिर से पैर तक चढ़ता, पैर से सिर तक चढ़ता, इस तरीके से दौड़ने लगता। तब यह नित्य का क्रम हो गया था, मतलब एक तरीके से उसका रोज़मर्रा का काम हो गया था। ये देखो, ये खाना खा रहा गिल्लू इनके साथ, ठीक है, आगे दिखाया जाएगा आगे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की कि खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जब ये कमरे से बाहर जाती थी महादेवी वर्मा जी, तो गिल्लू भी क्या था, बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। तो गिल्लू जो है खूब इंजॉय करता था, पेड़ की डाल उसकी ब्रांचेस पर उछलता रहता, कूदता रहता, एज अ लीडर इस तरीके से बना रहता। ठीक 4 बजे वे खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। हो सकता है 4 बजे राइटर के घर में आने का टाइम होता हो, तो 4 बजे अंदर आ जाता था और झूले में झूलने लग जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। अभी उन्होंने कहा कि वो मुझे चौंकाना बहुत चाहता था, तो पता नहीं उसने कहाँ से सीखा, जैसे बच्चा नहीं करता सरप्राइज, या पर्दे के पीछे से अचानक से निकल आए ऐसे। तो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। सोनजूही जिसका हमने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था, ठीक है ना। तो गिल्लू कहाँ कहाँ छिपता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, ये कहती है, मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनसे मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी का मेरे साथ मेरी थाली में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई खाने की। तो गिल्लू जो था इनके साथ इनकी थाली में खा लेता था, बट बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा स्मरण नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आता कि किसी की भी इतनी हिम्मत हुई हो कि वो मेरी थाली में आके खा सके। गिल्लू इसमें अपवाद था, मतलब जैसे होता है ना कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है ना, एक्सेप्शन जिसे हम बोलते हैं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, तो जैसे ही ये खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, फिर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। तो गिल्लू चाहता था कि बस उनकी थाली में ही आकर बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहुत प्रॉब्लम के बाद इन्होंने उसको सिखाया कि भाई थाली के पास बैठते, थाली में नहीं बैठते। और फिर एक एक चावल का दाना उठाकर वह बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब खाने का सामान, उसको बहुत प्यारा था काजू। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों से या तो खाने की चीज़ों को लेना बंद कर देता या झूले से नीचे ही फेंक देता था चीज़ों को, वो खाता ही नहीं था, फिर उसको लेता ही नहीं था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना
मैं आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में मुझे रहना पड़ा। फिर क्या हुआ, इनकी ना एक्सीडेंट हो गया होगा गाड़ी का, तो फिर इनको अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो गिल्लू को लगता होगा जैसे कमरा खुलता होगा कि महादेवी वर्मा जी आई हैं। जब वो किसी और को देखता, क्योंकि वो तो अस्पताल में एडमिट थी, जब वो किसी और को देखता तो निराश हो जाता और वापस से अपने झूले में जाकर बैठ जाता था, अपने घोंसले में जाके बैठ जाता था। अब उसे काजू देते, सब उसे काजू दे देते, परंतु वो अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई करी, अब सब उसे काजू देते होंगे खाने के लिए, लेकिन जब ये लौटी, महादेवी वर्मा जी लौटी और उन्होंने इसको काजू दिया खाने के लिए, मतलब जब सफाई करी उन्होंने तो देखा काजू बहुत सारे, इसका मतलब उसने इनके विरह में हम कह सकते हैं, इनकी कमी में काजू नहीं खाए, ठीक है। और उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, इनको समझ में आया, फिर मुझे ज्ञात हुआ, मतलब मुझे समझ आया, मुझे पता चला कि इसने अपना फेवरेट फूड भी मेरे बिना नहीं खाया था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब गिल्लू इन्हें बहुत प्यार करता था, तो क्या हुआ, जब ये बीमार हुई अस्पताल से वापस आई होंगी तो क्या करता था, उनके पास बैठता था, उनके सर को ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाता रहता, हिले कि धीरे धीरे, और वो उनके पास से बिल्कुल हटता नहीं था। और उसका हटना तो कह रही है ऐसा लगता था जैसे कोई परिचारिका, कोई सेविका, जैसे आपकी कोई सेवा करता है ना, ऐसा कोई बंदा उनके पास से हट रहा हो। गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले पर बैठता। तो गर्मियों की दोपहर में ये अपना काम करती होंगी, अपनी कुछ राइटर हैं तो लिखती होंगी, तो एक गुल्लू ना बाहर नहीं जाता था गर्मियों में, झूले में भी नहीं बैठता था। मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था उसने। तो वो ना इनके पास बैठना चाहता था, तो उसने एक उपाय खोज लिया, एक तरीका निकाल लिया। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। तो क्या करता, इनके पास एक सुराही होगी, तो वो सुराही के ऊपर, पानी ठंडा रहता है सुराही का, तो सुराही जो थी लाइक काइंड ऑफ अ मटका होती है, तो वो उसके ऊपर आके लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, यानी कि राइटर के पास भी रहता और ठंडक भी उसको महसूस होती थी। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब 2 साल निकल गए, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ ही गया। टाइम होता है ना किसी किसी का, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो 70 साल 80 साल आप जी लोगे, कितना जी लोगे, मतलब ऐसे गिलहरियों का एक रफली टाइम होता है कि लगभग 2 साल ये जीती हैं। अब क्या हुआ, जिस दिन उसका डेथ होने वाला था, दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। तो क्या हुआ, अंत की यात्रा, मतलब रात की अंत की यात्रा, अंत की यातना में भी, यानी उसको रात को बहुत तकलीफ हो रही होगी, कुछ उसको प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस यातना में भी, उस प्रॉब्लम्स में भी डेथ होने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत परेशान था। उसमें भी वो झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, ठंडे पंजों से वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जो उसने पकड़ी थी बचपन में, जब मरणासन स्थिति में वो मिला था मुझे, मरने जैसी स्थिति में मिला था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। अब बहुत ठंडे पंजे हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी उसे गर्मी देने की कोशिश करी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, जैसे ही सुबह हुई, तो जैसे ही सुबह होती है तो उसकी पहली किरण के साथ ही जीवन में जागने के लिए वो सो गया, किसी और जीवन में जागने के लिए, यानी कि उसकी डेथ हो गई। अब झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास चिक चिक करती रहती, यानी कि नई नई जो है गिलहरियाँ वहाँ आती रहती, और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता, यानी फूल खिलते ही रहते। सोनजूही की लता यानी कि उसकी ब्रांच के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, मतलब समाधि दी गई है, उसको वहीं दफनाया गया होगा, इसलिए भी कि उस लता से उसको, वो लता उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, बहुत प्रिय थी, इसलिए भी कि उसके लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पिताब यानी पीले फूलों का हम कह सकते हैं, छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है, कि मुझे लगा कि पीले फूल के रूप में मुझे खिल गया, मतलब ये मेरा गिल्लू वापस आ गया और उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया हमारा ये छोटा सा चैप्टर फिनिश। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।